एक बार हम फिर से फ्लावर की संरचना देखें तो पूरे पुष्प को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो सहायक पत्र जिसको एसेसरी बोलते हैं, दूसरा एसेंशियल या आवश्यक पत्र। सहायक पत्र में दो पत्र पार्टिसिपेट करते हैं, एक तो कैलिक्स, दूसरा कोरोला। कोरोला इंसेक्ट या कीटों को आकर्षित करता है। इसकी सिंगल यूनिट या एक इकाई को हम पेटल कहते हैं। जब ये ग्रीन होता है, अगर पेटल ग्रीन कलर का हो जाता है तो इसे हम सेपेलॉइड कहते हैं। इसी प्रकार से कैलिक्स जो पुष्प को प्रोटेक्ट करता है, इसकी सिंगल यूनिट को हम सेपल कहते हैं। अगर सेपल कलरफुल हो जाता है तो इसे हम टेपेलॉइड कहते हैं। ये दोनों के दोनों पुष्प केवल सहायता करते हैं पुष्प को प्रोटेक्ट करने में और इंसेक्ट को आकर्षित करने में। अब दूसरा भाग होता है अपना कौन सा, एसेंशियल या आवश्यक पत्र, जिसको हम सेक्सुअल ऑर्गन भी कहते हैं। सेक्सुअल ऑर्गन हमारे दो होते हैं, एक तो एंड्रोसियम होता है जिसको हम पुमंग कहते हैं, दूसरा गाइनोसियम होता है जिसे हम जायंग कहते हैं। एंड्रोसियम मतलब कि पुमंग की सिंगल यूनिट को हम स्टेमन या पुंकेसर कहते हैं। इसे हम माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। यह एक मेल सेक्स ऑर्गन होता है जो दो पार्ट से मिलकर बनता है। पहला पार्ट होता है परागकोश, दूसरा होता है पतंतु। अब अगला भाग होता है गाइनोसियम, जिसे हम हिंदी में जायंग कहते हैं। इसकी एक इकाई को हम कार्पल या पिस्टल या हिंदी में स्त्री कीसर कहते हैं। इसके अलावा इसका एक और नाम है जिसे हम मेगा स्पोरोफिल भी कहते हैं। यह फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो 3 भाग से मिलकर बना होता है। पहला भाग होता है वर्तिका जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं, दूसरा भाग होता है स्टाइल जिसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं, तीसरा भाग होता है ओवरी जिसे हम अंडाशय कहते हैं। इसी अंडाशय के अंदर ओव्यूल या बीजांड पाया जाता है। इस प्रकार से ये पूरी की पूरी हमारी पुष्प की संरचना बनती है। बच्चों, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन का एक अगला भाग है जिसमें हमने पुष्प के बारे में समझेंगे। इसके पहले वाले भाग में भी हमने पुष्प की पूरी संरचना बताई थी, पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में समझाया था। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला भाग बनता है एंड्रोसियम जिसे हम पुमंग या नर जननांग कहते हैं। पुंकेसर का समूह ही एंड्रोसियम कहलाता है। यह एक नर जनन अंग होता है। इसकी सिंगल इकाई को हम स्टेमन या पुंकेसर कहते हैं। इसके अलावा इसे हम लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। इसे हम माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। इसे हम लघु बीजाणु भी कहते हैं। यह 2 पार्ट या 2 भागों से मिलकर बना होता है। एंथर जिसे हम परागकोश कहते हैं, दूसरा फिलामेंट जिसे हम पतंतु कहते हैं। एक बार फिर से देखें, पुमंग जिसे हम इंग्लिश में एंड्रोसियम कहते हैं, यह एक नर जनन अंग है जो पुंकेसर का समूह होता है। पुंकेसर या माइक्रोस्पोरोफिल या लघु बीजाणु पर्ण, ये पूरा का पूरा पत्तियों का रूपांतरण होता है। अब इसकी हम संरचना देखें। इसकी संरचना में 2 भाग दिखाई देते हैं। पहला भाग फूला हुआ होता है जिसे हम परागकोश या एंथर बोलते हैं। दूसरा भाग पतली सी लंबी डंडी होती है जिसे हम फिलामेंट या पतंतु कहते हैं। परागकोश को ग्रहण करना या जोड़े रखना जो पुष्पासन से जुड़ी रहती है। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये था, पतंतु वह संरचना होती है जो परागकोश को पुष्पासन से जोड़ने का कार्य करती है। बच्चों, अब हम एंथर के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंथर के बारे में देखें तो एंथर को हिंदी में परागकोश बोलते हैं। परागकोश 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, पराग और कोश। पराग मतलब परागकण, कोश मतलब कक्षा, मतलब वह कक्षा या वह स्थान जहाँ पे परागकण रहते हैं उसको परागकोश कहते हैं। वह स्थान जहाँ परागकण पाए जाते हैं उसे परागकोश कहते हैं। यह बाइलोब या द्विपालित संरचना होती है। अर्थात अगर हम एंथर की संरचना देखें तो ये 2 भागों से मिलकर बनी होती है। एक भाग ये होता है, एक भाग ये होता है, 2 भाग होते हैं। इसी वजह से इसको बाइलोब या द्विपालित संरचना कहते हैं। अब इन दोनों पालियों के बीच में एक और संरचना होती है जिसकी वजह से ये दोनों की दोनों पालियाँ जुड़ी रहती हैं। इस संरचना को हम कनेक्टिव या योजी या संयोजी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य भोजन का निर्माण करना और भोजन का संग्रहण करना होता है।
एक बार फिर से देखें, कनेक्टिव में देखें तो यह दोनों पालियों को अलग करती है। यह मृदुतक या पैरेन्काइमा ऊतक की बनी होती है। इसके एक लोब में 2 चैम्बर होते हैं। प्रत्येक चैम्बर में या प्रत्येक कक्ष में 2 बीजाणुधानियाँ होती हैं। क्या होती हैं? 2 बीजाणुधानियाँ होती हैं। अब हम अगर इसी एंथर को 20 से काटते हैं तो 20 से काटने पे हमें इस प्रकार की संरचना बनती है। अभी अभी हमने बोला है कि एंथर की एक पाली में 2 चैम्बर होते हैं। एक चैम्बर ये हो गया, एक चैम्बर ये हो गया। इसी प्रकार से इसमें 2 पालियाँ होती हैं, मतलब 2 चैम्बर ये, 2 चैम्बर ये, टोटल 4 चैम्बर हो जाते हैं। एक बार फिर से इसकी संरचना देखें। ये हमारा एंथर था। एंथर को हमने 20 से कट किया। 20 से कट करने से पहले हमने देखा था एक पाली ये थी, एक पाली ये थी, 2 पाली या द्विपाली संरचना होती है। इसके बीच में एक जोड़ने वाली कड़ी होती है जिसे हम संयोजी कहते हैं या ऊतक कहते हैं। और प्रत्येक लघु बीजाणुधानी को इंग्लिश में हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है। एक पाली में 2 बीजाणुधानी होती हैं। एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं, या एक परागकोश में, एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, जिसके कारण हम इसे टेट्रास्पोरेंजिएट या टेट्रास्पोरेंजिया भी कहते हैं। अब हमारा एंथर का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट स्टार्ट होता है, जिससे हमारे बोर्ड में या नीट में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें सबसे अंदर की संरचना देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं किसकी, माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणु की। लघु बीजाणुधानी की संरचना देखते हैं तो सबसे बाहर एक संरचना होती है जिसे हम बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस कहते हैं। यह बिल्कुल सिंगल लेयर होती है जो सुरक्षा प्रदान करती है। इसका काम क्या है? केवल सुरक्षा प्रदान करना। अगर क्वेश्चन आता है कि लघु बीजाणुधानी की एपिडर्मिस का काम क्या है? सुरक्षा प्रदान करना। इसके जस्ट अंदर एक और लेयर होती है जिसको अंतस्त्वचा या एंडोथीसियम या अंतस्थीसियम कहते हैं। यह भी सिंगल लेयर की बनी होती है। इसके बाद फिर 1 लेयर की या 2 लेयर की या 3 लेयर की एक संरचना होती है जिसे हम मिडिल लेयर कहते हैं। ध्यान देना बच्चों, ये मिडिल लेयर सिंगल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है, ट्रिपल भी हो सकती है। और इसके अंदर सबसे अंदर देखें तो एक लेयर और पाई जाती है जिसे हम टैपेटम कहते हैं। सिंगल लेयर होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है बेटा टैपेटम। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। टैपेटम एक बहुकेंद्र की या मल्टी न्यूक्लिएटेड संरचना होती है। टैपेटम की एक सेल में बहुत सारे केंद्रक होते हैं, इसलिए इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड या बहुकेंद्र की संरचना बोला गया है। अब इस टैपेटम के अंदर कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं के समूह को बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो ये कोशिकाएं आपस में मिलकर एक समूह बना लेती हैं जिसे हम बीजाणुजन ऊतक कहते हैं या स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। यही ऊतक आगे जाकर पराग कणों का निर्माण करता है एवं पराग कणों को पोषण प्रदान करता है। या ओवरऑल देखें तो टैपेटम के द्वारा ही पराग कणों को पोषण मिलता है। अब बोर्ड में हमारा पहला क्वेश्चन ये होता है कि टैपेटम के कोई 2 कार्य लिखें। तो पहला कार्य तो यही है कि पराग कणों का पोषण प्रदान करना। दूसरा होता है कैलेज एंजाइम का निर्माण करना या पादप का सबसे कठोर पदार्थ स्पोरोपोलेलिन का निर्माण करना। अब ये टैपेटम इन पराग कणों को क्या देता है? न्यूट्रिशन देता है। अब न्यूट्रिशन देगा तो ये वृद्धि करेंगे तो बड़े होते जाएंगे, अर्थात पोलन सेक में पराग कण बढ़ते जाएंगे, जिससे पोलन सेक में स्फुटन या ये पोलन सेक बस्ट हो जाएगा। इसके लिए एंडोथीसियम मिडिल लेयर दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अर्थात अगर अपना क्वेश्चन बनता है कि पोलन सेक में के फटने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, तो कौन? एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये दोनों की दोनों परतें इसके स्फुटन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। लो बच्चों, अब ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट होता है, लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन में 2 शब्द हैं, लघु बीजाणु और जनन। लघु बीजाणु मतलब कि माइक्रोस्पोरोफिल और जनन मीन्स निर्माण, अर्थात लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोरोफिल का निर्माण
करने की क्रिया को हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन में सबसे पहले देखें, ये ओवरऑल हमने माइक्रोस्पोंजिया की स्ट्रक्चर देखी थी। माइक्रोस्पोंजिया की स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने सबसे बाहरी परत देखी थी जिसे हम एपिडर्मिस कह रहे थे। उसके बाद हमने एक और परत देखी थी जो सिंगल थी जिसको हम एंडोथीसियम कह रहे थे। एंडोथीसियम के बाद सिंगल या डबल या ट्रिपल एक लेयर पाई जाती थी जिसको हम मिडल लेयर कहते थे, और मिडल लेयर के अंदर एक और परत पाई जाती थी जो बहुकेंद्र की होती थी जिसको हम टैपेटम कहते थे। टैपेटम बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट संरचना होती है जो जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और इस टैपेटम के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं होती थी। ये कोशिकाएं आपस में मिलकर एक ऊतक बनाती थी जिसको स्पोरोजीनस ऊतक कहते थे। ये स्पोरोजीनस ऊतक पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन में और टैपेटम से न्यूट्रिशन लेके इसका साइज बड़ा करने में हेल्प करती थी। जैसे ही ये माइक्रोस्पोरोजीनस सेल बड़ी हो जाती थी तब इसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल या MMC कहते थे। अब इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं। इन माइक्रोस्पोर मदर सेल को अगर हमने बाहर निकाला तो इसे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं या MMC कहते सकते हैं या लघु बीजाणु मात्र कोशिका कह सकते हैं या पोलन मदर सेल या PMG या पराग मात्र कोशिकाएं कहते हैं। ध्यान देना बच्चों, इसके बहुत सारे नाम हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल से MMC बनता है, पोलन मदर सेल से PMC बनता है। इसको हम लघु बीजाणु मात्र कोशिका भी कहते हैं और इसके अलावा पराग मात्र कोशिका भी कहते हैं। ये सेल न्यूट्रिशन लेके बड़ी होती जाती है एवं आपस में जुड़ती जाती हैं। अब जैसे ये धीरे धीरे जुड़ेंगी तो इस प्रकार से ये संरचना बना लेती हैं। ध्यान देना बच्चों, ये टैपेटम के सबसे अंदर की लेयर थी जिसमें बहुत सारी क्या हैं, बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं। इन माइक्रोस्पोर मदर सेल में कुछ कोशिकाएं आपस में जुड़ गईं। तो देखिए बच्चों, ये चारों की चारों कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं। अब इस चित्र में हम देखते हैं, सबसे पहले ये हमने ये जो छोटी छोटी कोशिकाएं या ये बड़ी कोशिकाएं, इनको हमने क्या कहा है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका या माइक्रोस्पोर मदर सेल या MMC या PMC बोला है। यही सेल आगे जाकर भविष्य में पराग कणों का निर्माण करेंगी। अब ये पराग कणों के निर्माण के साथ जब निर्माण करती हैं उसके पहले ये चार कोशिकाएं हैं ये आपस में जुड़ जाती हैं, जिस संरचना से जुड़ती हैं जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटा या जीव द्रव तंतु कहते हैं। यह एक ऐसा तंतु होता है जो जीव द्रव को जोड़ने का कार्य करता है इसके साथ, जिससे एक सेल का जीव द्रव दूसरी सेल में चला जाता है। लेकिन अगर ये इसका जीव द्रव इसमें चला जाएगा या इसका जीव द्रव इसमें चला जाएगा तो यहाँ पे सेल तो ख़त्म ही हो जाएगी। तो हमें इनका जीव द्रव एक सेल से दूसरी सेल में नहीं जाने देना है। इसके लिए इसको हमें जोड़ना नहीं है, इसको हमें तोड़ना है। तो इसको तोड़ने के लिए एक लेयर बनाई जाती है जिसे हम कैलोज लेयर कहते हैं। यही कैलोज लेयर आगे जाके प्लाज्मोडेस्माटा को तोड़ देती है, जिसके कारण एक कोशिका का जीव द्रव दूसरी कोशिका में नहीं जा पाता है। अब पॉइंट यहाँ पे मिलता है कि ये कैलोज लेयर का फॉर्मेशन कौन करेगा। तो कैलोज लेयर के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे टैपेटम रिस्पॉन्सिबल होती है। टैपेटम कोशिका ही, टैपेटम जो परत होती है वही कैलोज लेयर का फॉर्मेशन करती है। अब ये कैलोज लेयर है क्या, तो यहाँ पे देखें ये कैलोज लेयर है। ये कैलोज लेयर एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन सा, β13 ग्लाइकन या β13 ग्लूकोन। यह MMC मतलब कि माइक्रोस्पोर मदर सेल ने बनाई थी जिससे एक्सचेंज ना हो सके।